लगभग 20 साल पहले की बात है। मैंने अपने परिवार के साथ घूमने का कार्यक्रम बनाया। बेटा बहुत दिनों से जिद कर रहा था कि पापा मुझे घूमने के लिए ले चलिए, सो मैं उसकी बात मानकर उसे घुमाने को राजी हो गया। मैं, मेरी पत्नी और बेटा घर से रायपुर के लिए खाना हो गए। हमने 2 दिन में पूरा रायपुर घूम लिया, लेकिन मेरे पास अभी भी 2 दिन की छुट्टी और भी बची थी, तो मैंने सोचा क्यों न और भी कहीं घूम आते हैं। चूँकि हमारी ये प्लानिंग अचानक हुई थी, तो हमें जल्दीबाजी में बस का सहारा लेना पड़ा। उस बस में मैं और भी यात्री थे, खासकर बुजुर्ग की संख्या ज़्यादा थी। हमारी जैसी केवल एक ही फैमिली थी। बस में यात्री भी कम ही थे, क्योंकि बस भी थोड़ा खटारा थी, इसलिए शायद उसमें ज़्यादा यात्री नहीं बैठे होंगे। करीब रात के 8 बजे बस अपने गंतव्य की ओर जाने को चली। हम तीनों अपने सीटों पर टेक लगाकर बैठ गए। बेटा तो सो गया, लेकिन मुझे और पत्नी को बीच बीच में हल्की हल्की झपकी सी आ जाती। एक तो वीरान अनजानी जगह, ऊपर से बस में मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था। ड्राइवर को भी शायद बहुत जल्दी थी स्थान तक पहुंचने की, इसलिए वो भी बस को तेज रफ्तार में भगाए चला जा रहा था। अंदर से डर भी लग रहा था कि कहीं वो बस को ठोक ना दे, क्योंकि अंधेरा घना था। साथ में सुनसान सड़क के किनारे, जिन पर ना कोई घर दिख रहा था, और सड़क पर भी इक्का दुक्का वाहन ही दिखाई दे रहे थे। कुछ बुजुर्गों ने ड्राइवर को टोका भी कि बस की रफ्तार जरा धीमी करो। कुछ समय तक तो उसने बस को धीमी रफ्तार में चलाया, लेकिन फिर कुछ देर के बाद उसने फिर से बस की रफ्तार बढ़ा दी। एक बुजुर्ग ने फिर से उस ड्राइवर को टोका कि बस की रफ्तार कम करो, लेकिन मना करने के बावजूद फिर से ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी। तब ड्राइवर ने जवाब दिया कि अंकल जी, जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। मैंने सुना है ये इलाका अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा खतरा है इस जगह, और हम इस इलाके को जितनी जल्दी पार करके आगे बढ़ जाएं, उतना अच्छा। ड्राइवर की बात सुनकर सबने कहा कि चलो ठीक है। बस तेज रफ्तार से आगे बढ़ ही रही थी कि तभी एक तेज हवा के साथ बस का थोड़ा संतुलन गड़बड़ाया और बस थोड़ी दूर बढ़ी और रुक गई। अब सब सकपका गए कि अचानक ये क्या हुआ। इतना खतरनाक इलाका और बस का रुकना, किसी का भी जी डर जाएगा। ड्राइवर ने अपनी टॉर्च जलाई, बस के नीचे उतरा और उसने देखा कि क्या बात है, बस को आखिर क्या हुआ, वो रुकी क्यों। कुछ देर के मुआवने के बाद उसे पता चला कि बस के पीछे और के दोनों पहिए पंचर हो चुके हैं और बस में एक्स्ट्रा पहिए भी नहीं है जिससे उसकी मरम्मत हो सके। अब क्या किया जाए, सभी सोच में पड़ गए। रेतीली अनजान जगह, अमावस की गहरी काली रात, जंगली जानवरों का डर और बस का यूं खराब हो जाना, सबके तो जैसे होश ही उड़ गए थे। अब क्या करे क्या ना करे, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी कंडक्टर को थोड़ी दूर एक रोशनी दिखाई दी। उसने सबसे कहा कि देखो, वहाँ रोशनी दिखाई दे रही है, हो सकता है कि वहाँ कोई गांव हो, चलो सब वहाँ चलते हैं, शायद रात भर के लिए कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। अगर एक कोठरी भी मिल गई तो सब वहाँ एक साथ बैठकर रात तो गुजार ही सकते हैं। सब कंडक्टर की बातों से सहमत हो गए। सबने अपना अपना सामान उठाया और चल पड़े उस रोशनी की ओर। जैसे ही वो सब उस रोशनी के नज़दीक पहुँचे तो हमें एक बड़ी सी कोठरी दिखाई दी, जिसे देखने से लग रहा था कि वो कोई बहुत पुराना सराय है जहाँ भूले भटके मुसाफिर रुकते होंगे। सब कोठरी के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। ड्राइवर ने हिम्मत करके दरवाजा की सांकल खटखटाई। एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला। उनके सिर पर एक बड़ी सी पगड़ी, गले में पुराने जमाने का कोई आभूषण था, कानों में भी कुंडल पहन रखे थे। कुर्ते के ऊपर उन्होंने एक सदरी पहन रखी थी, कमर में धोती, पैरों में पुराने जमाने की ऊँट के चमड़े की बनी मोजड़ी पहन रखी थी और हाथ में एक बड़ा सा लठ ले रखा था। वो और उनका पहनावा
बहुत ही अजीब लग रहा था। तभी कंडक्टर ने बड़ी हिम्मत करके कहा, ताऊसा, बस पंचर हो गई है। हम सबको रात गुजारने के लिए अगर आपकी कोठरी में थोड़ी जगह मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। उस कोठरी के मालिक बोले, डरने की जरूरत कोई ना हो। ये सराय तो मैंने भूले भटके मुसाफिरों की मदद के लिए बनाई है। मैं चौधरी रतन सिंह और हमारी घरवाली बिजली ही मुसाफिरों का ख्याल रखते हैं। आप सब लोग भीतर पधारो। जो हम दोनों से बन पड़ेगा तो आपकी मदद करेंगे। कंडक्टर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ साहब, बड़ी मेहरबानी जो इस अनजान जगह में आप हमारी मदद करने को राजी हो गए। चौधरी रतन सिंह बोले, इसमें धन्यवाद की ये तो हमारा फर्ज है। मारो के बहुत खुशी हुई जो आप लोग मारो यहाँ पधारे। ये रहा पानी से भरा मटका, इस बड़ी सी डलिया में पूरियां रखी है और उस बड़ी सी बटलोही में आलू की तरकारी होगी। ये रहे पत्तल और आप सब अपना खाना परोस लीजिए। महिलाएं बिजली के पास चली जाए, अब पुरुष मेरे साथ आ जाए। जल्दी से सब खाना खा लो और जिसे बाहर का काम निपटाना हो वो निपटा आए, क्योंकि 12 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलेगा और ना ही मैं किसी को बाहर निकलने दूंगा और कोई भी इसका कारण नहीं पूछेगा। सबके पास अपनी अपनी हाथ घड़ी होगी। समय के अनुसार काम करके सोने के लिए लेट जाओ। ये रहे कंबल, सब बिछा लो। हम सब ने चौधरी रतन सिंह की सारी हिदायतों के अनुसार काम किया और कंबल बिछाकर लेट गए। जिनके पास अपने अपने शॉल और चादर थे वे सब ओढ़कर लेट गए। चूंकि मेरे पास ओढ़ने वाला बड़ा कंबल था, इसलिए मैंने बेटे को अपने साथ सुला लिया और मेरी पत्नी औरतों के साथ अपना शॉल ओढ़कर लेट गई। चौधरी जी ने एक बार सबको बाहर न जाने की हिदायत दी और सबको सोने के लिए कहा। लगभग 12 बजे के बाद न जाने कंडक्टर को क्या सूझी, उसे बीड़ी पीने की तलब लगी और वो बाहर जाने लगा। चौधरी जी ने उसे बहुत रोका, लेकिन वो नहीं रुका। कंडक्टर के बाहर जाने के बाद चौधरी जी ने जल्दी से कोठरी की दीवारें बंद कर ली और साथ में पटरे की मदद से किवाड़ को मजबूत से बंद कर दिया कि कोई भी भीतर न आ सके, और सारे रोशनदान और खिड़कियों को भी बंद कर दिया। कुछ देर के बाद बाहर से बहुत बुरी बुरी और डरावनी आवाज आने लगी। साथ में कंडक्टर की भी आवाज सुनाई दी। वो चिल्लाकर बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। कोठरी के कुछ लोग कंडक्टर की मदद के लिए बाहर जाने लगे, लेकिन चौधरी जी ने उन्हें सबसे ये कहकर रोक दिया, अगर सब बाहर गए तो सर्वनाश हो जाएगा। वो शैतान अगर भीतर आ गया तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सब अपनी जान के विषय में सोचकर पीछे हट गए। फिर चौधरी जी ने सबसे कहा कि सब अपनी अपनी जगह पर लेट जाएं और उनकी बात ना मानना हम सबकी मजबूरी थी। हमने सबने वही किया जो चौधरी जी ने कहा था। 1 आध घंटे के बाद सबको नींद आ गई। हम सब सुबह जगे तो वहाँ का मंजर देखकर दंग रह गए। हम सब रेत पर लेटे थे और वहाँ से कोठरी गायब थी। केवल हम लोग का सामान ही पड़ा था। वहाँ 2 समाधियाँ बनी थी जिन पर चौधरी रतन सिंह और बिजली सिंह लिखा था। हम सब यह देखकर हैरान थे कि आखिर रात को जो हुआ था वो ख्वाब था या हकीकत। तभी वहां से एक चारवाहा अपने भेड़ों के साथ निकला। उसको हम लोगों ने सारी बातें बताई तो उसने बताया कि हाँ, बहुत समय पहले एक सराय हुआ करती थी जिसकी रखवाली चौधरी रतन सिंह और उनकी पत्नी बिजली किया करते थे, और उन दोनों का स्वर्गवास के बाद आज भी उनकी आत्माएं भटके हुए मुसाफिरों की मदद करने आती है। इस इलाके में बहुत शैतानी आत्माएं रहती है जो लोगों को कत्ल कर देती है, लेकिन रतन सिंह और उनकी पत्नी अच्छी आत्माएं हैं, इसलिए वो लोगों की मदद करने आ जाते हैं। ये सब कहकर चारवाहा वहां से चला गया, लेकिन हम सबके मुंह और आंखें खुली की खुली रह गई। फिर हम सब ने अपना अपना सामान उठाया और बस की ओर आए। देखा तो वहाँ कंडक्टर की लाश लहूलुहान पड़ी थी। वो सब देखकर हम सबका दिल दहल गया। थोड़ी देर के इंतजार के बाद वहाँ से एक दूसरी बस गुजरी
और हम सब उसमें बैठकर अपने स्थान को खाना हो गए। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।